एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बोर्ड तथा कंपटीशन दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बोर्ड और कंपटीशन दोनों में डायरेक्टली आए हैं, एज इट इज आए हैं। उस हिसाब से हमारा ये फर्ज बनता है कि हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को ठीक तरीके से सॉल्व कर लें और रिवाइज भी कर लें। इसी कड़ी में आज एनसीईआरटी चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को एक्सरसाइज क्वेश्चंस को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3.1 में आपको दिख रहा होगा, ईएमएफ 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम। आपको करंट की बात की जा रही है। इस तरह का सर्किट अगर मिले ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर का, तो करंट का जो एक्सप्रेशन होता है वो ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। अभी करंट का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम कर क्या सकते हैं, गिवन वोल्टेज पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल के अंदर की प्रॉपर्टी है, उसको हटा नहीं सकते। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जितना कम कर लें करंट उतना ज़्यादा होगा, और अगर इसको सबसे कम कर लें मतलब आर को ही जीरो कर लें तो करंट आपका उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा, और तब ये 12 डिवाइडेड बाय 0.4 जो कि आपको 30 एम्पियर करंट का अमाउंट देख सकते हैं। करंट काफ़ी ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा करंट जब किसी सर्किट में फ्लो करे, आपने देखा होगा कि सेल या बैटरी के दो एंड को डायरेक्टली अगर वायर से जोड़ा जाए तो वहाँ स्पार्क होता है। ये रीजन आपको दिख रहा होगा क्लियरली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसा कि 3.2 में आपको दिख रहा है, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट दिया हुआ है। टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। याद होगा टर्मिनल वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन था वो आपको V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। वैल्यूज आप रख सकते हैं 10 माइनस आपको करंट 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस 3। इसके हिसाब से ये कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा 8.5 वोल्ट्स। अभी करंट भी निकालना है तो करंट I इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है तो R इज इक्वल टू आपके पास V बाय I हो जाएगा। V का वैल्यू अभी आपने निकाला 8.5 और करंट आपको दिख रहा है कितना, 0.5। सॉल्व कर देंगे तो 17 ओम। ये दूसरे वाले का आंसर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि थर्ड क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि 3 रेजिस्टेंसेस है ना, वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। 3 रेजिस्टेंसेस वैल्यूज दिए हुए हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, 1, 2 और 1, 3। आपको जो वैल्यूज है रेजिस्टेंसेस का 1 ओम, 2 ओम और साथ ही साथ 3 ओम। अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आर एस इज इक्वल टू, सीरीज में आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर, जो कि आप लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम। वेल, अभी आपको करंट निकालना होगा। जब सेल आपने जोड़ा है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 बोला है और जो ईएमएफ है वो 12 वोल्ट है, तो ऐसी स्थिति में I इज इक्वल टू सीधे V डिवाइडेड बाय आप क्या कर सकते हैं, RS। उसके हिसाब से 12 डिवाइडेड बाय 6 मतलब आपके पास 2 एम्पियर। हमने टोटल को सिंगल रजिस्टर मान करके सीधे जो करंट, चूँकि सीरीज में सबसे करंट सेम जाता है इसलिए I निकाल लिया। अभी आपको बोल रहा है कि इंडिविजुअल के अक्रॉस पोटेंशियल निकालने के लिए, तो V1 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे है ना, I इंटू R1। I का वैल्यू 2, R1 1, यानी ये 2 वोल्ट हो गया। V2 के वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ I इंटू R2, यानी आपके पास 2 इंटू 2 मतलब 4 वोल्ट। और V3 वैल्यू पुट कर लीजिए I इंटू R3, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। यानी ये टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो आप देख लीजिए 12 वोल्ट हो जाएगा। यानी होता क्या है, सीरीज में जो भी सप्लाई करते हैं वो सब के अक्रॉस ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर आपको जो
वोल्टेज ड्रॉप मिला 2 वोल्ट मिला, यहाँ पर आपको 4 वोल्ट मिला और यहाँ पर आपको 6 वोल्ट मिला। सबको जोड़ करके जो सप्लाई किया वो वोल्टेज डिफरेंट रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3.3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 3.4। 3.4 में आप क्वेश्चन ध्यान से देखें। 3 रजिस्टर इस बार पैरेलल है, रजिस्टर्स इस बार पैरेलल हैं। वैल्यूज आपको दिख रहे होंगे, सभी वैल्यूज नोट कर लीजिए। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होगा, तो उसके हिसाब से आप करेंगे क्या, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 वेल 1/R2। शुरुआत के क्वेश्चंस काफ़ी आसान हैं, इसलिए ऐसे सभी क्वेश्चन आसान हैं, सॉल्व कर लीजिए। इसके हिसाब से 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 सबके एलसीएम ले लीजिए। जब आप डायरेक्ट मैं इधर लिख रहा हूँ, एलसीएम अगर आप ले लेते तो 20 आ जाता और ऊपर हो जाता 10 प्लस कितना, 5 प्लस 4। जब इसको सॉल्व करते तो सॉल्व करने के बाद से ये आपको 19/20 आता है। इसका मतलब आरपी कितना आता, ये भी चेक कर लीजिए। तो आरपी इज इक्वल टू है ना 20/19, ये क्या होता, ये आपको ओम हो जाता है। वेल अब आप चाहते इसमें करंट निकालना, क्योंकि सेल फिर से नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ 20 वोल्ट का यहाँ पर जोड़ दिया है। तो जब ऐसा ऐड करेगा तो ऐड करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय RP, यानी यहाँ पर V का वैल्यू कितना लेंगे, V का वैल्यू 20 है ना, और 1/RP है ना, दिख रहा है 19/20, कैंसिल होकर के 19 एम्पियर। एक तो तरीका इस तरह से टोटल करंट निकालने का हो गया। ये टोटल करंट यहाँ से इन कर रहा है और यहाँ से एग्जिट करेगा। एक और तरीके से हम टोटल करंट निकालने की कोशिश करते हैं, सीधे I1 इज इक्वल टू V/R1 करते हैं। V का वैल्यू 20 एंड R1 का वैल्यू 2, यानी ये 10 एम्पियर। I2 इसी तरह निकालते हैं, V डिवाइडेड बाय R2, यानी ये 20 डिवाइडेड बाय कितना 4, तो ये 20/4 कितना हो गया 5 एम्पियर। और I3 भी निकालते हैं V/R3 करके, ये 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो आपको 19 एम्पियर फिर वापस आ जाएगा। मतलब ये करंट है ना, यहाँ से I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3 जा रहा था। तो तीनों करंट को मिला करके आपको जो टोटल करंट मिला वो 19 एम्पियर मिल गया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.5, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 3.5 क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे आपको रेजिस्टेंसेस यहाँ पर दिया हुआ है। एक तो R0 है ना, R0 इसलिए बोल रहा हूँ कि वो इनिशियल रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस को T0 मान लीजिए, ये आपको 100 दिया हुआ है ना। और एक टेम्परेचर T निकालना है जहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 117 ओम है। ये पता नहीं, अल्फ़ा दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 का पावर -4 है ना पर डिग्री सेल्सियस। ओके, इसके लिए थोड़े से फॉर्मूले पे हम लोग को आना पड़ेगा। आपने देखा था R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। यहाँ से आप क्या लिखते, तो R0 प्लस R0 अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। इस हिसाब से आप क्या लिखते, R माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। अगर इसको हम ऊपर लेकर के चलें तो आप डेल्टा टी के लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे वो आप R माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू अल्फ़ा ये लिखेंगे। चेक कर लीजिए। तो वैल्यू जब पुट करते हैं, वैल्यूज कहाँ से, एक तो 117, दूसरा 100, फिर आपको नेक्स्ट वैल्यू कितना है
100 और इनटू अल्फ़ा का वैल्यू कितना 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करने के बाद ये आपको 1000 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ओके, अब देखिए डेल्टा टी बोलने का मतलब टी माइनस टी नोट। ओके, तो ऑब्वियस है कि टी इज इक्वल टू टी नोट प्लस डेल्टा टी लिखेंगे, यानी पहले 27 था प्लस 1000 भी लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस, जो कि आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 3.6 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चंस को हम लोग को कर लेने हैं। तो यहाँ पर 3.6 क्वेश्चन नंबर 3.6। अच्छा, यहाँ पर R दिया हुआ है कितना 5 ओम। एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻7 और आपको लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर। निकालना आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। आप R के लिए एक फार्मूला लिखे थे ρL/A, फेमस फार्मूला है, भी 10th में भी था ये फार्मूला। तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर रो लिखते तो क्या लिखते R इंटू A डिवाइडेड बाय L। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ 5 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻7 और L 15। सॉल्व कर लीजिए तो इसका जो वैल्यू है वो 2 इंटू 10⁻⁻7 और रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है। आ गया ये आंसर। तो काफ़ी शुरुआत में आसान क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अब आपके पास 3.7 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको रेजिस्टेंसेस अलग अलग टेम्परेचर पर दिए हुए हैं। एक पे 2.1 ओम है, दूसरे पे 2.7 ओम है और टेम्परेचर एक जगह 27.5 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है। आपको इस क्वेश्चन में है ना दूसरा टेम्परेचर भी दिया हुआ है 100। अल्फ़ा क्या है ये निकालना है, अल्फ़ा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और अल्फ़ा के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अब क्या करेंगे, देखिए आपने यहाँ पर जैसे डेल्टा टी का वैल्यू ऐसा लिखा था, तो यहाँ से अगर हम डेल्टा टी को यहाँ ले जाए, अल्फ़ा को इधर ले आए, तो हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला आ जाएगा। बस अब तो वैल्यूज पुट कर देने हैं। पॉज करके वैल्यूज पुट करके रिजल्ट निकाल लीजिएगा, बाद में वीडियो आगे बढ़ा करके रिजल्ट चेक भी कर लीजिएगा। तो यहाँ 2.7 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाय R नोट की वैल्यू 2.1 इंटू डेल्टा टी, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये आएगा 62.5, है ना 62.5। वेल ठीक है, एक मिनट चेक कर लीजिए, 27 नहीं, ये 72.5। वेल 72.5, तो यहाँ पर 72.5 रख लीजिए। और जब आप 72.5 इसको रख लेंगे तो ये 0.0039 है ना डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस ये अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा। बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करते चलिए, आसानी से आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए 3.7 तक हम लोग पहुँच गए। अगला क्वेश्चन जो है वो 3.8 है और 3.8 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, ध्यान से देख लीजिए। आपको यहाँ पर एक करंट दिया हुआ है, दूसरा करंट भी दिया हुआ है, ये 3.2 एम्पियर और ये 2.8 एम्पियर। ओके, यहाँ एक टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है, ये बेसिकली शुरुआत में ये आपको 27 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर टेम्परेचर बोल रहा है। ओके, ऑब्वियस है, आप जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है और करंट घट जाता है। भी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ था, भी इस क्वेश्चन में 230 वोल्ट दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर R नोट निकालें तो भी बाय, इसको I नोट बोल देते हैं, इसको T नोट बोल देते हैं। भी मतलब 230 बाय I नोट 3.2। आगे टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट घट गया, यानी 230 डिवाइडेड बाय 2.8 ये हो जाएगा ओम।
कैलकुलेशन चाहें तो कर सकते हैं। और अब फिर हम लोग यहाँ जो फॉर्मूला लिखे हैं उसी के अनुसार डेल्टा टी के लिए क्या लिखेंगे, आर माइनस आर नोट डिवाइडेड बाय आर नोट इंटू अल्फ़ा। ओके, इस क्वेश्चन में भी आपको अल्फ़ा गिवन है और तब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ऊपर तो आ गया 230 डिवाइडेड बाय 2.8 यहाँ पर 2.8 माइनस यहाँ पर 230 डिवाइडेड बाय कितना 3.2 डिवाइडेड बाय, है ना, आर नोट की वैल्यू की बात करें यहाँ पर आर नोट फिर से 230 डिवाइडेड बाय 3.2 एंड अल्फ़ा 1.7 इंटू 10 का पावर -4। कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैलकुलेशन आपको 840 डिग्री सेल्सियस दे देगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि T इज इक्वल टू टी नोट प्लस डेल्टा टी, तो वहाँ पर 27, है ना, प्लस 840 इज इक्वल टू 867 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने 3.8 भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है ना। देखने से ये वेटस्टोन ब्रिज ही है, हाँ वेटस्टोन ब्रिज तो है, लेकिन वेटस्टोन ब्रिज में हमारे लिए एक चीज़ डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस है तो ट्रीटमेंट इंटायरली डिफरेंट होता है, तब वहाँ पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। और अगर बैलेंस नहीं है तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर अगर किरचॉफ्स लॉ नहीं अप्लाई करना पड़ा तब तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे चल करके देखते हैं। ये 10 ओम 5 ओम, ठीक है, ये 5 ओम और ये 10 ओम क्वेश्चन में सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। एक बार सर्किट ध्यान से देख लेंगे। ये आपका 5 ओम, ये 10 ओम और ये 10 वोल्ट। देखिए 10/5 2 होगा और 5/10 1/2 होगा। बैलेंस नहीं है। बिना किरचॉफ्स लॉ के कोई उपाय यहाँ पर हमारे पास नहीं है, यानी अब हमें किरचॉफ्स लॉ का ही मदद लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से मानते हैं कि कोई करंट, है ना, आई चला, जाने दीजिए, करंट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक पार्ट में इधर से I2 बोल देते हैं, इधर करंट हम I1 बोल देते हैं। ये I1 करंट इधर भी बट गया, यहाँ पर एक तरफ I3 और एक तरफ इधर से I1 माइनस I3 चला। इधर से I2 आ रहा था, इधर से I3 मिल करके यहाँ पर I2 प्लस I3। और जब यहाँ पर आया करंट तो सब मिला। एक तो आपके पास I1 माइनस I3 था और दूसरा में I2 प्लस कितना था I3 कैंसिल हो गया। I1 प्लस I2 बेसिकली I के बराबर था क्योंकि वही बटा था। चलिए सर्किट में करंट रन कर गया। अब हमें इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे। इक्वेशंस लिखने के लिए KVL अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले, है ना, ये सर्किट का जैसा नाम किया हुआ है कर लीजिए A B C और D। ये EMF वाले को E ले लीजिए, E पॉइंट ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो यूजिंग, है ना, क्या KVL इन मेस कौन सा, है ना, A B D A में जब आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे, VAB प्लस VBD प्लस VDA नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन इक्वल सर्किट इज इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ से यहाँ तक करंट के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेते हैं। साइन कन्वेंशन वाला वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा। तो यहाँ हो गया 10I1 माइनस, यहाँ पर ये जो करंट है करंट के डायरेक्शन में है तो -5I3 और इधर करंट आपके पास क्या हो गया प्लस, करंट के अगेंस्ट है इसलिए 5I2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास क्या हो गया -2I1
प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन ओमिट कर सकते हैं चाहें तो इसमें आप इसको माइनस कर लीजिए और इसको प्लस कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन लेने की अब ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो आपको नेक्स्ट मेश भी चूज़ करना पड़ेगा, यानी आप क्या करेंगे, यूजिंग KVL इन मेश। नेक्स्ट मेश कौन सा होगा, तो B C D B। फिर B से C तक का पोटेंशियल डिफरेंस आप लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तो माइनस देख लीजिए करंट के डायरेक्शन में है I1 माइनस I3। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे, तो नेक्स्ट में आप C से D तक करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, एरो देख लीजिए ध्यान से, तो प्लस 10 कितना I2 प्लस I3। और नेक्स्ट फिर करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव है लेंगे, तो यहाँ पर 5I3 इज इक्वल टू 0। इसको भी अपने हिसाब से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ हो गया माइनस 5I1, ओके, माइनस 5I3 और ये प्लस 10I2 प्लस 10I3 प्लस 5I3 इज इक्वल टू, है ना, 0। तो I1 तो एक ही है 5I1, I2 यहाँ पर आपके पास एक है, इसको लिख लेते हैं पहले, कितना है 10I2, और I3 में आपके पास यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आगे का माइनस से, तो 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20। तो I3 को आपने कर दिया यहाँ पर 10I2 प्लस 20I3 इज इक्वल टू 0 हो गया। 5 से फिर डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 4। ये इक्वेशन नंबर 2। वेल, अब अगेन आप यूज कर लीजिए क्या, KVL इन मेश। कौन सा मेश, हाँ, A D नीचे वाले में यूज करते हैं, है ना, C E और A। अब देखिए A से D तक 5I2 साइन कन्वेंशन यूज करते हुए, D से C तक, है ना, 10I2 प्लस I3। ध्यान रहे एक जगह साइन कन्वेंशन गलत, मतलब सब कुछ ख़त्म, फिर वापस आना होगा। ये देखिए सेल में आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, पॉजिटिव लेना पड़ेगा 10 वोल्ट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 10 इंटू I इज इक्वल टू 0। नहीं, प्लस नहीं है, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही आप जा रहे हैं। आप यहाँ पर I के जगह पर I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, आप चेक कर लीजिए, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर हम इस 10 को उधर लेके चलें नेक्स्ट साइड, है ना, नेक्स्ट साइड 10 को लेके चलें, तो वो 10 माइनस होगा। और देखिए सबका माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर लें, सबका माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर लें, तो सब प्लस हो जाएगा, है ना। आपके पास रिजल्ट ये बच जाएगा। नेक्स्ट आप एक काम करें, 5 से सबको डिवाइड कर दें, तो आपके पास I2 आया प्लस 2I2 प्लस 2I3 यहाँ हो जाएगा, प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू, है ना, 2 हो जाएगा। अब देखिए I2 आपके पास कितने हैं, है ना, यहाँ पर 2 4 और 1 5। I2 की जगह पर हमने 5I2 लिख लिया। I1 आपके पास, है ना, सिर्फ एक ही है 2I1, और I3 आपके पास, है ना, कितना है, तो 2I3। और कोई है तो देख लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 0। चलिए ये इक्वेशन आपके पास
आ गया इक्वेशन नंबर 3, 0 नहीं सॉरी, यहाँ तो 2 आया था। अब नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हम एक काम करते हैं, है ना, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और +1 कर देते हैं। देख लीजिए इस दोनों इक्वेशन को। वैसे केस में ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 में 1 चला जाएगा, तो आपके पास 3i2 और ये हो गया 4 2 जा 8 और वहाँ पर 1 है, तो प्लस कितना 8 और 1 9i3 इज इक्वल टू 0। चलिए आने दीजिए इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको, थोड़ा सिंप्लीफाई 3 से कैंसिल कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अभी एक काम कीजिए, इक्वेशन नंबर 3 है ना, 3 से 1 को माइनस कर लीजिए। जब 3 से 1 को माइनस करेंगे तो आपका 2i1 और 2i1 कैंसिल हो जाएगा और वो माइनस प्लस प्लस आपके पास आएगा कितना 6i2 जैसा दिख रहा है। वेल, और नेक्स्ट आपको i3 2i3 में से एक i3 चला गया, माई प्लस i3 यही बचा इज इक्वल टू आपके पास 2। ये इक्वेशन नंबर 5। यहाँ इक्वेशन 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 6i2 प्लस 6 3 जा 18i3 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 5 को एज इट इज लिख लीजिए, तब आपके पास क्या आ जाएगा वो चेक कर लीजिए। तो 6i2 प्लस, है ना, ये आपने नोट करके रखा है i3 इज इक्वल टू 2। अब इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो माइनस 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 कैंसिल, ये आपके पास 17i3 इज इक्वल टू 2 -2। ओके, जब आप ऐसा कर लेंगे तब आपके पास जो रिजल्ट होगा, है ना, इक्वेशन वाइज फिर पुट करना होगा। यानी आपके पास i3 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो -2/17 एम्पियर। इस रिजल्ट को आप एक काम कर सकते हैं, किसी इक्वेशन में पुट करके देखिए। 4 में अगर पुट कर देते हैं हम, है ना, तब हमारे पास क्या आएगा। अगर इस रिजल्ट को 4 में पुट कर दें तो हमारे पास i2 प्लस 3 इंटू -2/17 इज इक्वल टू 0, यानी i2 इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर। एक रिजल्ट और आ गया आपके पास। अगर i3 आ गया, i2 आ गया, तो i1 निकालने के लिए अब किसी एक इक्वेशन में, जैसे कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, पुट करते हैं तो 2i1 माइनस i2 की वैल्यू कितनी है, तो 6/17 और प्लस i3 नेगेटिव था तो ये माइनस कितना हो जाएगा देख लीजिए, 2/17 इज इक्वल टू 0। यानी आपके पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 2i1 इज इक्वल टू 8/17। आप कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स में तो i1 आपके पास यहाँ से आ जाएगा कितना, i1 इज इक्वल टू, है ना, 4/17 एम्पियर। और आप चाहेंगे i3 निकालना, बेसिकली टोटल करंट, तो ये i1 प्लस i2 चेक कर लीजिए। एक तो 6/17, दूसरा 4/17, 10/17 एम्पियर। तो सभी पार्ट के आंसर्स आ गए। 2 कंडीशन दिए हुए हैं, एक बार आपको x और y, है ना, रजिस्टर्स जोड़े गए हैं। यहाँ पर जो रजिस्टर है वो x है, यहाँ पर जो रजिस्टर है y है। y का वैल्यू दिया हुआ है 12 ओम। और बैलेंस पॉइंट जो गैल्वेनोमीटर चौकी का मिला वो यहाँ से 39.5 सेंटीमीटर है।
ओके, सो ऑब्वियस है बचा हुआ लेंथ कितना हो जाएगा 60.5 वेल 60.5 सेंटीमीटर। मैंने इसके लिए आपको एक बहुत बढ़िया क्लू बताया था जब थ्योरी बता रहे थे, तो जो रेजिस्टेंस है उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ को डिवाइड करना है, ठीक है। यानी यहाँ x बाय कितना 39.5 इज इक्वल टू y बाय 60.5। अब इससे होगा क्या, आप x लिखेंगे तो y बाय 60.5 इंटू 39.5, y का वैल्यू 12 है, पुट कर देते हैं। जब 12 पुट कर देंगे तो ये 8.16 ओम आ जाएगा। जो सेकंड बात पूछा है कि अगर हम यहाँ पर पोजीशंस चेंज करते हैं तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, तो पोजीशन इंटरचेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, किसका, गैल्वेनोमीटर और सेल का पोजीशन इंटरचेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चेंज करेंगे पोजीशन किसका, रेजिस्टेंसेस का, तब बैलेंसिंग लेंथ बदल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में एक पार्ट में आपको बोला भी है कि आप y को इधर लेके आ जाइए और x को अपोजिट साइड, तब बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा। इधर से हम l डैश मान लें तो ऑब्वियस है कि जो बचा हुआ लेंथ होगा 100 माइनस l डैश हो जाएगा। अब ये वैल्यूज आप ला करके पुट कर लीजिए। आप अभी ये जो रेजिस्टेंस था मतलब 12 बाय l डैश इज इक्वल टू, है ना, x का वैल्यू आप रख लीजिए कितना 8.16 आया है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस l डैश। तो यहाँ से आप l डैश कैलकुलेट कर लीजिए, जो रिजल्ट आया वो आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका 3.10 था। 3.11 क्वेश्चन भी देख लिया जाए। 3.11 आपको फिर से सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 3.11 में क्या हो रहा है, एक सेल ऐसा और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका गिवन है। ओके, आपको यहाँ पर सेल का EMF 8 वोल्ट दिया हुआ है, इसको एक 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ करके, है ना, क्या किया गया, 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ करके चार्ज किया गया। साथ में चूँकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, एक हाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R भी ले लिया गया। अब पूछा जा रहा है आपसे कि करंट कितना, टर्मिनल वोल्टेज कितना। तो इसके लिए कुछ नहीं, सबसे पहले नेट EMF की बात कीजिए। आपको मालूम है जब हम चार्जिंग करते हैं तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में पास कराते हैं, इसीलिए 120 वोल्ट और 8 वोल्ट का, ठीक है, पोलैरिटी अपोजिट होगा। तो नेट EMF यहाँ जो आपको मिलेगा वो 112 वोल्ट मिलेगा। 112 वोल्ट निकालने के बाद अब नेक्स्ट क्या करेंगे, तो करंट I इज इक्वल टू कितना, नेट EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना, है ना, तो ये तो 112, ठीक है, 112 लिख लिया आपने। टोटल रेजिस्टेंस में, है ना, आपको जो रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज दिए हुए थे, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15.5 का था और ये 0.5। सॉल्व करेंगे तो आपको कैलकुलेट करके ये रिजल्ट देख लीजिए, नीचे 16 हो जाएगा 112, यानी ये आपको मिल जाएगा 7 एम्पियर। तो 7 एम्पियर का करंट हो गया। और टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू आप E प्लस I इंटू R चार्जिंग के समय लिखते हैं। यहाँ पर आप 8 प्लस 7 इंटू 0.5। सो फाइनली ये कितना हो जाएगा 11.5 वोल्ट। ओके, सो चलिए आपने सॉल्व कर लिया किसको, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.11। अभी 3.12
3.12 की बात करें, एंड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो 3.12 क्वेश्चन में आपने कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल में देखा था E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, यानी E2 बाई E1 इज इक्वल टू L2 बाई L1, यानी E2 इज इक्वल टू L2 बाई L1 इंटू E1। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 63, ये 35 और ये है 1.25। सॉल्व करके देखिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा। रिजल्ट कितना आ जाएगा? 2.25 वोल्ट्स। ओके, चलिए एंड की तरफ बढ़ने की बात थी। अभी एडिशनल के पहले तक का सबसे अंतिम क्वेश्चन 3.13 ये भी कर लिया जाए। तो 3.13 में आपने देखा करंट आपको दिया हुआ है, करंट I कितना है? I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। आपको नंबर डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, नंबर डेंसिटी 8.5 इंटू 10 टू पावर 28, 8.5 इंटू 10 टू पावर 28 पर मीटर क्यूब। इसके बाद से एरिया भी दिया हुआ है, ओके, और एरिया है आपका 2 इंटू 10 टू द पावर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 6 है ना, मीटर स्क्वायर। देन आपको जो लेंथ है वह भी गिवन है, लेंथ कितना है? 3 मीटर। आपको सबसे पहले VD निकालना है। तो एक फॉर्मूला आपने देखा था, I इज इक्वल टू NEA इंटू VD। तो हम अगर VD केवल लिखते हैं तो ऑब्वियस है I डिवाइडेड बाय, इसको उधर लेके चला जाए, NE इंटू A। अभी वैल्यूज पुट कर दीजिए, I का वैल्यू 3, N का वैल्यू 8.5 इंटू 10 का पावर 28, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना -19, और 2 इंटू 10 का पावर -6। सॉल्व कर देंगे तो 1.1 इंटू 10 का पावर -4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वेल, अभी एक और टास्क है, आपको टाइम निकालना है, कितना देर लगेगा 3 मीटर के वायर में ट्रेवल करने के लिए। ये क्वेश्चन अपने आप में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन, साथ ही साथ कंसेप्ट को भी क्लियर कर देता है। अगर T इज इक्वल टू L बाय VD कर लें तो L हमारा कितना था? 3 मीटर, और ये आया 1.1 इंटू 10 का पावर -4। ये टाइम सेकंड में आएगा, और जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.73 इंटू 10 का पावर 4 सेकेंड्स आएगा। अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 2.73 इंटू 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 आवर, जो कि रिजल्ट आएगा वो सरप्राइजिंग होगा 8.57 आवर। यानी इसको 3 मीटर के वायर में ट्रेवल करने के लिए करीबन 8 घंटे का समय लग जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा समय है। तो इस तरह से NCERT के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हमने डील कर लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।